हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में कभी भी 4 नंबर का या फिर 3 नंबर का पूछा जा सकता है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आप इसको समझे आप इसको। हमारे पास में क्या है कि लेंस है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। ठीक है, अब प्रकाशिक अक्ष पर कहीं पर भी हम क्या रखते हैं, एक बिंब रखते हैं। उस बिंब का हम क्या बनाएंगे, इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो हमें इस पूरे वीडियो लेक्चर में समझना क्या है कि एक पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और लास्ट में हमारे पास में जो एक फॉर्मूला आएगा बनकर, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, लेंस मेकर सूत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेंस मेकर सूत्र को प्राप्त कीजिए, या गोले सतह से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, या गोले लेंस से या पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इसको आप समझाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बिंब ले रहे हैं। बिंदु O पर हम एक बिंदु के समान बिंब ले रहे हैं। अब इस बिंब से चलने वाले जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर यानी कि इसके अनुदिश जो जा रही है, वह बिना विचलित हुए इस लेंस को पार कर जाती है। यह तो इस लेंस को बिना विचलित हुए इसको पार कर जाती है। ठीक है, ये बात समझ में। फिर एक जो दूसरी प्रकाश किरण है वह इस लेंस पर आपतित हो रही है। आपतित होने से अब यहां पर वायु है, अब लेंस में कुछ दूसरा माध्यम है, तो माध्यम चेंज होने से इस प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन किस प्रकार से होगा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले यहां पर हमें इस लेंस पे क्या डालना पड़ेगा, इस सतह पर अभिलंब डालना पड़ेगा। ठीक है, इन सतहों के मैं नाम भी दे देता हूं। ये सतह A P1 B, और इसको नाम दे देते हैं A P2 B। यानी कि आपका जो लेंस है वो दो सतहों से बना हुआ है। एक जो आपकी सतह है वो है A P1 B, और दूसरी सतह है वो है A P2 B। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो आपको लेंस दिखाई, ये वाली जो आपको सतह दिखाई दे रही है, वह इस प्रकार से एक क्या गोला रहा होगा। इस गोले का इतना सा भाग है। अब इसका केंद्र कहां पे है, इसका केंद्र हम मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं। इस पूरे गोले का केंद्र हम कहां पर मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं। और यहां से यदि हम इसको मिलाएं तो ये किसका कार्य करेगी, अभिलंब का कार्य करेगी। तो ये हम मान लेते हैं कि अपना क्या है, अभिलंब है, और इसको हम नाम दे देते हैं N1। ठीक है, और यहां पर ये जो केंद्र है, इस लेंस का जो इधर वाली साइड का जो केंद्र है, उस केंद्र को हम नाम दे देते हैं C1। ठीक है, अब प्रकाश की किरण है वह इस N1 माध्यम से इस N2 माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये वाला जो आपका माध्यम है वो क्या है, विरल है, और ये वाला जो माध्यम है आपका क्या है, वो संघन है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। यानी कि इस प्रकाश की किरण को जाना तो चाहिए था ऐसे, बट माध्यम चेंज होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि आपका अभिलंब कौन सा है, ये रेड वाली लाइन, यानी कि प्रकाश की किरण इधर झुक जाएगी। ठीक है, इधर झुक जाएगी और यहां जाकर इस प्रकार से आपतित होगी। यहां पर जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, जिस बिंदु पर इस पर मिल रही है, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया I डैश। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान में आ रही होगी कि जैसे ही सर आप ऐसे बोलोगे, जैसे सर इस माध्यम से यानी कि इस N2 माध्यम से बाहर निकल रही है तो भी माध्यम चेंज हो रहा है, तो पुनः इसका क्या अपवर्तन होगा क्या, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। ठीक है, यस, इसका भी क्या होगा, अपवर्तन होगा, पुनः अपवर्तन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये संघन माध्यम से क्या जा रही है, अब की बात की कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, जिसका अपवर्तनांक आपने कितना ले रखा है, N1 ले रखा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जब ये सर प्रकाश की किरण है संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। ठीक है, तो अब इस सतह के लिए अभिलंब कौन है, तो ये जो सतह है इसके लिए एक जो गोला बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, ये गोला है। ठीक है, ये एक पूरा गोला बन रहा है, तो इस गोले का केंद्र कहां होगा, इस गोले का केंद्र क्या होगा, इधर ही होगा।
इस गोले का केंद्र हम ये मान लेते हैं और यहां से अब इस गोले पे एक हम लाइन खींचेंगे, वह किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। तो इसके लिए अभिलंब क्या हो गया? ये इस वाली सतह के लिए अभिलंब क्या है? ये वाली लाइन, इसको मैं नाम दे रहा हूं N2। ठीक है, तो अभिलंब आपका ये है। ये जो प्रकाश की किरण वो जाने तो चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बट यहां पर माध्यम चेंज होने के कारण ये अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। तो इस लाइन को हम क्या इंडिकेट कर देंगे? डैश डैश इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, और अभिलंब से दूर हटेगी तो अभिलंब आपका ये है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण यूं जा रही थी, अब यूं अभिलंब से दूर हटेगी, इसका मतलब है इस लाइन से क्या होगी? ये दूर जाएगी। दूर जाने का मतलब प्रकाश की किरण पुनः यूं घूम जाएगी। ठीक है, कैसे घूमेगी उसको मैं दर्जा रहा हूं, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण इतनी और मुड़ गई दूसरी सतह के कारण और यहां पर जाके मिली, और यहां पर हम ले रहे हैं ये जो बिंदु है वो आई। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात हमारे पास में ये आ रही है अब निकलकर कि जब ये वाला जो लेंस है, इस लेंस पर इस बिंब O से निकलकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है इसमें प्रवेश करती है, तो इसका दो बार अपवर्तन होगा। एक बार तो सतह है आपकी, जो सतह है AP1B से, और दोबारा AP2B से होगा। ठीक है, और अंत में जो प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर कहां तक पहुंचेगी? वह I पर पहुंचेगी। ठीक है, एक प्रकाश की किरण ये वाली और दूसरी प्रकाश की किरण ये, दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर ही क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी इमेज बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस बिंब का इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बना? आई पर बना। जो प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना? आपका आई पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर ये आई डैश क्या है? यह आभासी बिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब है, और जो इसके लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा, वो आगे की बात है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो दोबारा समझ लेते हैं इसको एक बार, दोबारा समझ लेते हैं हम इसको एक बार कि ये आपका बिंब है। ठीक है, इस बिंब से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की अक्ष से होकर जा रही है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल गई लेंस से होकर। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है वह है यहां पर आपतित हो रही है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है, और इस बिंदु पर आपतित होने के कारण इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अपवर्तन यानी कि अब की बार जो प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसका इस प्रकार से अपवर्तन हो गया, जो ये वाली लाइन दिख रही है। ठीक है, डैश डैश यहां तक इस प्रकार से जानी चाहिए, यानी कि ये वाली यदि लाइन नहीं होती, ये वाली गोल सतह नहीं होती, AP2 गोल सतह नहीं होती, तो ये जो प्रकाश की किरण वो कहां पर जाकर मिलती? आई डैश पर जाकर मिलती। ठीक है, लेकिन हमारे पास में क्या है? ये वाली गोल सतह है, तो पुनः यहाँ पर प्रकाश किरण इससे जब बाहर निकलेगी तो पुनः माध्यम चेंज हो जाएगा। अब की बार माध्यम वो संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, इसके लिए यदि हम अभिलंब देखें तो अभिलंब ये N2 है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, बट अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर हट जाएगी, यानी कि नीचे की ओर घूम जाएगी थोड़ी सी, और जहां पर घूमकर मिलेगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा? इस बिंब का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी ये पूरी स्ट्रक्चर हुई। अब इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अब इस स्ट्रक्चर के लिए हम जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वो कल आपने एक सूत्र पढ़ा था, गोलीय सतह से अपवर्तन। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का जो सूत्र आया था वो क्या आया था? -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट काम में लेंगे। ठीक है, तो देखें आप, तो पहले हम सतह ये वाले ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या? पहले तो हम उसके लिए बात कर लेते हैं। हम एक N2 अपवर्तनांक का एक लेंस ले रहे हैं जिसको हम N1 माध्यम में रख रहे हैं, N1 माध्यम में रख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये आपको लिखना होता है। ठीक है, और इससे अब इसकी जो सतह है कौन सी सतह ले रहा हूं? पहले मैं AP1B के लिए गोलीय सतह के अपवर्तन के नियम से B के लिए
गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। तो सूत्र इसमें हम लागू कर रहे हैं। आपका बिंब कहां है? ओ पर है। आपका बिंब कहां है? ओ पर है, ठीक है। और प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? इसका आई डैश पे बन रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो माध्यम है वो क्या है? N1 है। तो क्या हो गया? माइनस N1। U क्या है? बिंब दूरी। तो बिंब दूरी इस सतह के लिए कौन सी है? बिंब इस सतह के लिए बिंब ये है। तो ये बिंब दूरी क्या क्या होगी? यहां से लेकर यहां तक OP1, OP1, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, इस फॉर्मूले में प्लस का चिन्ह लगाएं। फिर क्या है? N2/V, यानी कि इस बिंब का इस सतह के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर है? आई डैश पर है। तो हमें ये आई डैश वाली दूरी लिखनी है। तो दूरी क्या है? P1 आई डैश। P1 आई डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, इस वाले लेंस के लिए जहां केंद्र C1 से जो डिस्टेंस है, यानी कि उसकी वक्रता जो त्रिज्या है, वो हम ले लेते हैं R1। कितने ले लेते हैं? R1। तो इसको डाल दीजिए एक बार, R1 इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो सतह है आपकी, सतह है AP2B के लिए, ठीक है, यानी कि ये वाली सतह AP2B के लिए यही वाला सूत्र यदि इसके लिए हम लगाएं तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस सतह के लिए जो आपका बिंब है वो है क्या है? आई डैश है। और प्रतिबिंब है वह क्या है? आपका आई है, ठीक है। और इस वाली सतह के लिए जो बिंब था, बिंब वो तो था आपका ओ था, और जो प्रतिबिंब बना इसका वह कहां पर बना? आई डैश पर। ये आपको समझनी है, ठीक है। तब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इस सतह के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आई डैश पर है, जो कि सतह है AP2B के लिए बिंब का कार्य करता है, ठीक है, आभासी बिंब का कार्य करता है। तो चले इस सतह के लिए, इस वाली सतह के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और भी समझनी है कि आपकी बार जो प्रकाश की किरण है वह माध्यम N2 से N1 में प्रवेश कर रही है, यानी माध्यम N2 से N1 में प्रवेश कर रही है, यानी कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये जो उल्टे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? एक तो उल्टे हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। तो देखें किस प्रकार से, N2 माइनस N2, ठीक है। और इसका जो बिंब है U, यानी कि इसके लिए जो बिंब है वो कहां पर है? आई डैश पर, यानी इस सतह से P2 से हम आई डैश वाली डिस्टेंस कहां में लेंगे? तो P2 आई डैश, फिर प्लस N1 है, यहाँ पे N2 है, तो N2 की जगह N1 करना है आपको। और इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहां पे बना? आई पे बना, यानी कि P2I। तो ये आपका P2I इज इक्वल टू N1 माइनस N2, यानी कि माध्यम चेंज होने के कारण ये वाले जो ऊपर वाले जो अपवर्तनांक हैं उनको हम चेंज करके लिखेंगे। ऊपर वाले जो अपवर्तनांक है उनको हम क्या करके लिखेंगे? चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे देखो N2 माइनस N1 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना? N1 माइनस N2 लिखना है, ठीक है, बट्टा त्रिज्या, यानी कि ये वाला जो इधर जो आपको एक चाप दिखाई दे रहा है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इसका केंद्र ये, इसकी वक्रता त्रिज्या हम ले रहे हैं R2। तो कहां से लेकर कहां तक? यानी C2 से लेकर P2 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R2। तो इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या वो हम काम में ले रहे हैं? R2 ले रहे हैं। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2, ठीक है। यहां पर आपको एक कंडीशन और अप्लाई करनी है। आपका जो लेंस है वो पतला है, तो पतला होने के कारण आपके जो बिंदु P1 और P2 हैं वो दोनों क्या हैं? पास हैं, नजदीक हैं। और नजदीक होने के कारण हम क्या ले सकते हैं? यानी कि P2 आई डैश और P1 आई डैश, इन दोनों को हम लगभग क्या मान सकते हैं? बराबर मान सकते हैं। यानी कि P1 से लेकर आई डैश और P2 से लेकर आई डैश जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसों को हम क्या मान सकते हैं? लगभग बराबर मान सकते हैं। कब? जब अपना लेंस क्या है? पतला है, यानी कि पतले लेंस के लिए पतला लेंस है, तो हम दोनों को क्या मान सकते हैं? बराबर मान सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास में क्या आ गया वो देखें, P1 आई डैश नियर अबाउट P2 आई डैश। अतः समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, ये रही आपकी समीकरण 2, इसमें मान रखें तो माइनस n1 अपॉन P1 I डैश प्लस n1 अपॉन P2 I इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन R2, यानी कि इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट किया है और P2 I डैश की जगह मैंने क्या लिखा है, P1 I डैश लिखा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लगभग बराबर हैं। और इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर रहा हूँ, इस वाले स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। एक तो आपके पास में ये वाली स्टेप रहेगी और दूसरी आपके पास में ये वाली स्टेप रहेगी। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार इसको यहीं रख रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 व 3 को, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 ये रही, यहाँ पे क्या माइनस n1 अपॉन ओ P1 प्लस n2 अपॉन P1 I डैश। ठीक है, फिर आपके पास में समीकरण कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, यहाँ पे क्या n2 है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ऐड कर दीजिए, पहले माइनस साइन है तो n2 अपॉन P1 I डैश प्लस n1 अपॉन P2 I इज इक्वल्स टू, पहले इसको लिख रहा हूं मैं इस वाली स्टेप को, ये क्या n2 माइनस n1 अपॉन क्या है R1, इसमें आपको ऐड करना है ये वाली, तो प्लस n1 माइनस n2 अपॉन R2। थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखना, थोड़ा सा ये लाइन मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाली स्टेप इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बचा क्या, माइनस n1 अपॉन ओ P1। ठीक है, ये दोनों कट गए, ये बची प्लस n1 अपॉन P2 I इज इक्वल्स टू, ये वाली स्टेप बची n2 माइनस n1 अपॉन R1 और प्लस ये वाली स्टेप बची n1 माइनस n2 अपॉन R2। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद में आप देखें, ये वाला जो साइन है मैं चेंज कर दूं, यानी कि n2 को मैं पहले लिखूं और n1 को बाद में लिखूं, यहाँ पे साइन चेंज करके लिखूं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी n1 और n1 दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो माइनस n1 या कॉमन आ गया, n1 तो कॉमन आ गया, ओ P1 प्लस, माइनस का साइन इसी के साथ रहने दूंगा ना, माइनस प्लस 1 अपॉन P2 I इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन R1। माइनस साइन कॉमन लेने पे माइनस, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n2 माइनस n1 अपॉन R2। ठीक है, अगेन देखिए आप यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, n1 माइनस 1 अपॉन ओ P1 प्लस 1 अपॉन P2 I इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, n2 माइनस n1 कॉमन है इन दोनों में, और क्या रिमेनिंग रहा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये कॉमन रहा। और अब इस n1 का इधर आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भाग देने पर क्या हुआ, मिटा रहा हूं, डायग्राम मिटा रहा हूं। भाग देने पर आपके पास ये बचा माइनस 1 अपॉन ओ P1 प्लस 1 अपॉन P2 I इज इक्वल्स टू n2 n1 अपॉन n1 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सिंपल है, इस प्रकार से रिमेनिंग रहा। अब देखें आपके पास में जो चिन्ह परिपाटी है, यानी कि OP1 है, OP1 यानी कि इधर आपका बिंदु O था, O से लेकर P1 जो ये वाली जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, बिंब दूरी थी, और बिंब दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से। ठीक है, P2I, P2 से लेकर I पर आपका क्या बना, अंतिम प्रतिबिंब बना, यानी कि प्रतिबिंब दूरी V। तो हम क्या लिख सकते हैं, P2I इज इक्वल्स टू V। ये दोनों वाली वैल्यू इसमें पुट करने पर, यानी कि चिन्ह परिपाटी लगाने पर, चिन्ह परिपाटी लगाने पर तो क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V
इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, सिंपल है। अब यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, यदि आपका जो बिम है वह अनंत पर है तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। तो यानी कि v इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, फोकस दूरी v। ये दोनों यहां पे लिखने पर क्या हो गया हमारे पास में 1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 और ये हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारे पास में जो सूत्र आया है निकलकर, इस सूत्र का ही क्या नाम है, लेंस मेकर सूत्र। इस सूत्र का ही क्या नाम है, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र है। यहां से हम एक चीज और सीख सकते हैं, क्या, यहां पर जो आपने ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप के लिए आपने क्या लिखा, 1 अपॉन f लिखा। इस स्टेप के लिए आपने क्या लिखा, 1 अपॉन f लिखा। यानी कि आपने ये लिखा 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये जो हमारे पास में जो सूत्र बना है, इस सूत्र का ही क्या नाम है, लेंस सूत्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लेंस सूत्र, भी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड इसमें क्या है, अपना जो मेन उद्देश्य वो क्या है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, शुरू में ये वीडियो थोड़ा सा ठीक ठीक चलता है, बट लास्ट में आते हुए ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इसकी जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है थोड़ी सी वो भी टफ है, और प्लस इसकी जो थ्योरी है वो भी थोड़ी सी क्या है, टफ है। यदि एक बार में यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा रिप्ले करके देखें, और दूसरी बार में यदि आप इसको देखो तो साथ साथ में वीडियो को पॉज करके साथ साथ में आप लिखते भी रहो। ठीक है, और आगे वाले नेक्स्ट स्टेप है वो आप अपने आप कीजिए। यानी कि जितना भी इसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आप स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए, स्वयं हल कीजिए। ठीक है, जो काटना है, कॉमन लेना है, माइनस प्लस का चिन्ह है वो स्वयं कीजिए। तो स्वयं यदि आप करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरी एक बात और आपको यहाँ पर सेट नहीं हो रही होगी कि सर यदि हम चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो आपने यहाँ पर प्लस माइनस के साइन हो इंडिकेट नहीं लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम प्लस माइनस के साइन इंडिकेट लेकर करेंगे तो भी आपके पास में जो फॉर्मूला है वो यही आएगा। यदि आप प्लस माइनस वाले ये वाले जो चिन्ह यदि आप काम में लेना चाह रहे हैं तो आपको जो ये आपने जो R1 है, R2 है, ये वाली वैल्यू आपने पहले ही रख दी थी, इनके भी आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, यू के भी साइन चेंज करने पड़ेंगे, और इन सब के साइन चेंज करने के पश्चात जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, और यदि आपको ये इनडायरेक्ट करना है, ऐसे साइन वगैरह लेकर करना है, तो आप यहाँ से जो शुरू से जो समीकरण आपने 1 बनाई थी, वो समीकरण 1 में आपने इसकी जगह u की जगह जो वैल्यू लिखी थी, u की जगह आपने वैल्यू लिखी थी OP1। तो OP1 आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। OP1 आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, ये फिर आपके पास में पॉजिटिव रहेगी, और फिर आपका जो R1 लिया था आपने, R1 भी क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। समीकरण 2 में आपको क्या लेना है, R2 को क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। और फिर उस हिसाब से यदि आप इनको इक्वेशन को इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं, और अंत में यदि आप दोबारा ये चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको u को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, तब जाकर बात पहले वाली आ जाएगी। यानी कि आपने OP1 का एक बार तो पहले ही साइन यूज कर लिया माइनस, यहाँ पर दोबारा यदि आप अगेन यहाँ पे साइन यूज करोगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी डायरेक्ट जो आपके पास में रिजल्ट आने वाला वो यही आएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जो मैंने जो सिंपल तरीका बताया है बिना साइन के, उसी से आप करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।